हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेंटोरा क्लासेज में। क्लास शुरू होने से पहले एक छोटी सी जानकारी। मैं अपने सभी लेक्चर्स के माइंड मैप और पीडीएफ्स टेलीग्राम पर फ्री शेयर करता हूं, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी कमेंट मिस ना हो। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक होगा हमारा यूपीएससी। सबसे पहले टॉपिक हम यूपीएससी को लेंगे। इसमें देखते हैं कि यूपीएससी की संरचना की सबसे पहले देखते हैं भाग। ये अनुच्छेद, ये संविधान के भाग 14 में बात करते हैं। और अनुच्छेद की जब बात करें तो ये अनुच्छेद 315 से 323 के तहत में इसका उल्लेख कर रखा है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। जब इसकी संरचना की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर, तो 9 से 11 इनके सदस्य हो सकते हैं। यूपीएससी के अंदर 9 से लेके 11 तक सदस्य हो सकते हैं। इनको निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। जब इनके बात आई कार्यकाल की, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल बात करें तो ये 6 वर्ष या 65 ईयर एज तक ये कार्य कर सकते हैं। और जब इनको सदस्यों को, मान लो एक किसी सदस्य को हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन कैसे? कि केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में ही कदाचार साबित होता है, तभी ही उनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसमें अगर कदाचार साबित पाया जाता है, कदाचार के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, स्वतंत्रता क्या दे रखी है इनको? तो वेतन होता है उनको वेतन होता है भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आता है कि उनके वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत की संचित निधि से इनका वेतन मिलता है। और इन पे वोटिंग का अधिकार नहीं होता, वोटिंग नहीं की जा सकती संसद के अंदर। इनके वेतन पर संसद में कोई वोटिंग नहीं की जा सकती। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति होती है इनकी सलाहकारी प्रकृति होती है। यूपीएससी की प्रकृति वो सलाहकारी। कैसे? जैसे कि सलाह दे सकता है, उसको सरकार को मानना या नहीं मानना ये सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन सरकार नहीं मानने का कारण जरूर बताएगी। सरकार बाध्य तो नहीं है, मानने को बाध्य नहीं है, लेकिन कारण बताना होगा कि उन्होंने क्यों सलाह नहीं मानी। दूसरा है कि अगर कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो अनुच्छेद 316 के तहत में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगर मान लो अध्यक्ष नहीं है यूपीएससी का, तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही बनाते हैं और वो अनुच्छेद 316 के तहत में बनाते हैं, नियुक्त करते हैं, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये था हमारा यूपीएससी पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारे पास है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। इनके देखते हैं, ये विस्तार में हम पढ़ेंगे इसको कि इनकी संवैधानिक स्थिति देखते हैं। तो संवैधानिक स्थिति में देखेंगे तो अनुच्छेद कहाँ से दे रखा है? अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख रखा है। जो अनुच्छेद 76 कहाँ पे आता है? अनुच्छेद भाग 5 में आता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 आता है। उसमें लिख रखा अनुच्छेद के अंदर कि इसका पद होगा वो अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख करता है। और पद का स्तर कैसा होगा? तो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। अटॉर्नी जनरल है वो क्या होंगे? भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी। और ये इनके कार्यकारी अंग देखते हैं, ये कैसे होंगे? केंद्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा माने जाते हैं, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका हिस्सा मानते हैं किनको? अटॉर्नी जनरल को। आगे इनको देखते हैं नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें। जब इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तब बात की जाएगी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैसे की जाती? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। कार्यकाल क्या होगा कि इनका संविधान में तो कार्यकाल कहीं पे तय नहीं किया गया। जब बात आती है अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल की, तो संविधान में इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। जब हटाना होगा तो संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं दिया गया। इनको हटाने का संविधान में कोई प्रक्रिया या कोई आधार नहीं दिया गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करते हैं। इनको त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये परंपरागत रूप से क्या होता है कि जब सरकार बदलेगी तो ये भी अपना इस्तीफा दे देते हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। आगे योग्यता की बात करें तो योग्यता वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए चाहिए होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए क्या योग्यता है? तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली नागरिक, मतलब पहला जो योग्यता है वो तो हर जगह आएगा कि ये तो कंपलसरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि यदि वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का
जज बन सकता है। अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है कि किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत या वकील रहा हो। ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है। अगर ये है तब भी ये माना जाएगा, यानी मतलब इनमें से 2 अप्लाई होगा, क्योंकि ये तो पहला तो होगा ही होगा, इन तीनों में से कोई भी एक योग्यता चाहिए होगी। तो ये थी योग्यता किसकी, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। और योग्यता वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो कैसे बनाया जाएगा, योग्यता क्या होगी, तो वो हमने योग्यता देख ली। कार्य और कर्तव्य देखेंगे तो कानूनी सलाह ये किसको देते हैं कि भारत सरकार को उन विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति उनको सौंपते हैं। कोई विषय राष्ट्रपति ने दिया है तो उस विषय पर भारत सरकार को कानूनी सलाह देने का काम कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। इनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से जुड़े सभी मामलों में ये पेश होते हैं। जब भारत सरकार का कोई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस है तो उस मामला में पेश होगा वो सरकार का वकील के तौर पे कौन होगा, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 143 इसमें बताया कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो सरकार का पक्ष कौन रखेगा, अटॉर्नी जनरल ही रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है, अनुच्छेद 143 के तहत में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो वो सलाह मांगेंगे तब सरकार का पक्ष कौन रखेगा, अटॉर्नी जनरल। ये अनुच्छेद 143 के तहत में इनको मिला हुआ। हाईकोर्ट में ये सरकार का पक्ष रखता है। अगर मामला सरकार से जुड़ा है तो हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रखेगा सरकार का। ये था। नेक्स्ट बात करें इनके अधिकार की। जब अधिकार की बात करें, अधिकार यानी मतलब अनुच्छेद 76 क्लॉज 3 और अनुच्छेद 88 है ना, 88। जैसे कि 76 क्लॉज 3 के अंदर देखें तो भारत के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई का अधिकार रहता है। अनुच्छेद 76(3) है वो अटॉर्नी जनरल को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार देता है इनको। और आर्टिकल 88 में देखते हैं तो संसदीय अधिकार मिलते हैं। वो कैसे कि संसद के दोनों सदनों में बोलने, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में बोलने का अधिकार ये अनुच्छेद 88 में दिया जाता है। संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। और संयुक्त बैठक अगर राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद 108 के तहत में राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर बुलाते हैं तो उसमें भी भाग लेने का अधिकार दिया गया। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 108 के तहत में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, उसमें भी भाग ले सकते हैं। इनकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं देखते हैं। इन पे लिमिटेशंस लग रखी है, वो क्या है, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये सरकारी नौकर नहीं है, इसलिए इनको क्या दिया जाता है, निजी वकालत का भी ये कर सकते हैं, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त मिली हुई है। लेकिन क्या लिमिटेशंस क्या है, जब प्राइवेट वकालत करते वक्त इन पे सीमाएं हैं। वो क्या है कि भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकते हैं। ये जब अटॉर्नी जनरल प्राइवेट वकालत करते हैं तब ये भारत सरकार के खिलाफ में कोई सलाह नहीं दे सकते। दूसरा बात है, जिस मामले में सरकार को सलाह दे रहे हैं उसमें विपक्ष का वकील नहीं बन सकता है। तो 3 में क्या होगा कि बिना सरकार की अनुमति के अपराधी को बचाव नहीं किया जा सकता है। ये सरकार की बिना अनुमति किसी अपराधी को नहीं बचा सकती है। चौथी बात है कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। तो ये लिमिटेशंस लगा रखी है अटॉर्नी जनरल पे। इनके सहायक की बात करें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का पद है उसमें कार्यभार ज़्यादा होने की वजह से इनको सबॉर्डिनेट भी बनाए गए इनके लिए। सबॉर्डिनेट यानी सहायक, इनकी हेल्प करने के लिए। जैसे कि संविधान में तो केवल अटॉर्नी जनरल का ही जिक्र कर रखा है, लेकिन काम का बोझ बांटने के लिए वैधानिक बॉडी बना रखी है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी या पद बनाए हुए। कैसे स्टैट्यूटरी पद बनाए हुए, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये पद बनाया, ये स्टैट्यूटरी पद है। इसमें ये क्वेश्चन में आता है कि ये पद संवैधानिक है या नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये पद संवैधानिक ना होकर स्टैट्यूटरी पद है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी स्टैट्यूटरी पद है जो कि इनकी सहायता के लिए बनाया गया, महान्यायवादी की सहायता के लिए बनाया गया। सॉलिसिटर जनरल का संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 76 में ये सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है। अभी वर्तमान के संदर्भ में बात करें महान्यायवादी की, तो वर्तमान में आर वेंकटरमणी हैं हमारे, और इन्हें 2022 में नियुक्त किया गया था और 2025 में इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम।